नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जहां हम आपको पिछली क्लास में छोड़ के गए थे। कहां छोड़ के गए थे? हम चर्चा कर रहे थे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 जिसका वर्तमान में आयोजन किया जा रहा है, उसके फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर के पार्ट ए में। और पार्ट ए में हमने 2 नंबर के 20 शब्द के 15 क्वेश्चनों पर चर्चा की। इसके बाद हमने 7 नंबर के 60 शब्द के 10 प्रश्नों पर चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे 10 अंक के 200 शब्द के 5 बे क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, उनमें कैसे भूमिका लिखें, कैसे कंटेंट लिखें और कैसे हम निष्कर्ष लिखें, इन सब पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हम लेते हैं 10 नंबर के लिए 200 शब्द का कि धौलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी नगरीकृत और व्यापारीकृत आर्थिक व्यापार के केंद्र के रूप में डेवलप एक साइट थी, उसको एक अद्वितीय शहर की संज्ञा क्यों दी गई है? प्रश्न ये आया था। तो याद रखें, सबसे पहले हम ये बता दें कि भाई जेपी जोशी जी ने 1968 में कच्छ के गुजरात में इसकी खोज की थी। गुजरात कच्छ में इसकी खोज की थी और इस खोज के बाद ये तय किया गया कि यह बहुत ही व्यापारीकृत और विशाल एक नगरीकृत दुर्गीकृत शहर था। अब यह है यूनिटी, मतलब ये यूनिक क्यों है? तो इसकी मुख्य बात पर आ जाइए कि यहाँ से विदेश व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जल संरक्षण के लिए विशाल जलाशय मिले हैं, यहाँ से 10 बड़ा शिलालेख सूचना पट्टिका प्राप्त हुई है, यहाँ से शिल्पकृत हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं, शिल्पकृत मध्य भांड प्राप्त हुए हैं और साथ में हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम एक विकसित अवस्था में था। यहां लिख सकते हैं इसी कारण धौलावीरा के व्यापारिक और तकनीकी विकास के कारण ही इसके आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे कि लोथल है जहां गोदीवाला डेवलप इसी कारण डेवलप हो पाया। और साथ में हम यहाँ पर कि अंत्येष्टि के जो क्रिया की जाती थी उसके भी हमें समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं और यूनेस्को ने 2021 में से अपनी धरोहर में शामिल किया था। ये आप निष्कर्ष में जाकर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली आज भी हमें प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है कि जहां नदियों को कनेक्ट किया गया विशाल जलाशयों से और इन्हीं विशाल जलाशयों के माध्यम से यहाँ पर वाटर अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर था उसको रिचार्ज किया जाता था और इसी रिचार्ज के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी। तो हमारे लिए आज ये प्रेरणा का स्रोत बन गया है, तकनीक का, ज्ञान का, व्यापार का और सिटी प्लानिंग का सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण एक सूचना का साधन बन चुका है। और इसकी अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा से आज भी हमें एक ना एक मैसेज यही प्राप्त होता है कि हमें आने वाले समय में वाटर वार से बचने के लिए वाटर का संरक्षण करना होगा और उसकी ऐसी तकनीक अपनानी होगी जैसे कि हम भविष्य में अपने देश का, अपने विश्व का सतत विकास कर सके। अगली बात आई थी मिहिर बोझ। मिहिर बोझ के बारे में मैं आपको बता दूं कि मिहिर बोझ ने किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर अपनी एकता, स्थिरता और प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थापित करते हुए अपने राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया और जन कल्याण के कार्य किए। इसके लिए उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और इस सेना का मुख्य उद्देश्य था कि उस समय पाल और राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष चल रहा था, जो कन्नौज को हथियाने का प्रयास कर रहे थे, उस कन्नौज को बचाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। साथ में उन्होंने विदेशी आक्रांताओं, अरब आक्रमणों से भी अपने राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा में सुरक्षा की, अपने राज्य को दुर्गीकृत किया। साथ में सेना को भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। साथ में उसे पैदल सेना और हस्ती सेना और रथ सेना और घुड़सवार सेना में वर्गीकृत किया और उसे नई नई पद्धतियों से प्रशिक्षण देकर व्यूह संरचना भी सिखाई ताकि वह अपने राज्य के आंतरिक विद्रोहों को समाप्त करते हुए विदेशी आक्रांता और स्थानीय आक्रांताओं से अपने राज्य की रक्षा करते हुए राजनीतिक एकता और केंद्रीकृत शासन की स्थापना कर सकें। इसलिए उन्होंने सामंत जो थे उन पर भी नियंत्रण स्थापित किया और कन्नौज को शक्ति का केंद्र बना। उनका राज्य मालवा और गुजरात और मध्य भारत के और कन्नौज तक के बड़े प्रदेश तक फैला हुआ था और इस इतने बड़े राज्य में सामंतों को नियंत्रित करके आंतरिक विद्रोह को रोकना और राजनीतिक एकता और स्थिरता की स्थापना करना ये बहुत बड़ा गौरवशाली विषय हो जाता है। वो भी कब? जब 836 से 885 के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश लगातार संघर्षरत है स्थानीय और क्षेत्रीय आक्रांताओं से, उनसे बचकर उसने बाकायदा एक कुशल
सैन्य संगठन का भी और राजनीतिक सत्ता का निर्माण किया। ये सब इसमें आप एक समझ के साथ बिंदुओं को मेंशन कर सकते थे। इसके बाद भारत का विद्युतीकरण, आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक संसाधनों का दोहन करके भारत का निर्धनीकरण किया, और इस बात को अंग्रेजों के समक्ष विरोध का सबसे बड़ा हथियार किसने बनाया? दादा भाई नेहरू ने। उन्होंने ही बताया कि भारत से किस प्रकार से धन का निष्कासन हो रहा है, भारत में किस प्रकार से परंपरागत उद्योगों को पतन करके नवीन उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है। दादा भाई नेहरू ने यह बात बताई। आप भूमिका में लिख सकते हैं, मुख्य बात में आप लिख सकते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। इससे भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, भारत में अवसंरचना का विकास नहीं हुआ, जबकि लोहा कोयला भारत में आसानी से मौजूद था। जो भारत में गांव में कच्चे माल के रूप में कृषि और वहीं कुटीर उद्योग एक हस्तशिल्प के रूप में मौजूद थे, जो आपस में एक दूसरे का संबंध था, वो संबंध भी, वो गांव का आत्मनिर्भर संबंध भी अंग्रेजों ने तोड़ दिया। और जो लोग हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के बाद बेरोजगार हुए, वो कृषि की तरफ मूव कर गए, और कृषि में ऑलरेडी पहले से ही दबाव था। इससे अकाल जनित परिस्थितियां भारत में डेवलप हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, और भारत कच्चे माल का निर्यातक और बने हुए माल का आयातक बन गया। और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति मूर्ख होगा जो पड़ोसी को आटा देकर उससे रोटी खरीदता हो। वो हालत हमारी अंग्रेजों ने कर दी, जिसके कारण भारत में ना तो बैंकिंग का विकास हो पाया, ना भारत में कोई भी ऐसी अवसंरचना डेवलप हो पाई जिसके कारण हम भारत में अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकें। तो इसका आप दुष्प्रभाव देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उस औपनिवेशिक काल में निर्धनता एक सबसे बड़ा गुण उभर कर सामने आया, जहां गांव में उन्होंने लोगों को बेरोजगार किया, किसानों से उनकी भूमि छीनी, उनसे भू राजस्व वसूल किया, जिससे किसान और वहां के ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी के कारण उनका निर्धनीकरण हुआ। तो गांव का निर्धनीकरण होने से भारत का निर्धनीकरण हुआ, क्योंकि भारत कहां बसता है? गांव में बसता है। या आप इसमें लिख सकते थे। अगली बात, गठन लिखना था मध्य प्रदेश का, कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक गठन। हम लिख सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश का विकास हुआ एक डेवलपमेंट के रूप में, एकीकरण के रूप में, तो वहां मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसी रियासतें मौजूद थीं। और आजादी के बाद इसमें परिवर्तन किए गए समय समय पर। सबसे पहले 1948 से 1950 का परिवर्तन लिख दें, फिर 1950 के बाद इसमें जब भारत में रियासतों का पुनर्गठन किया, राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया जा रहा था, ABCD राज्यों को समाप्त करके फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जब कोशिश की गई कि भारत में फिर से राजनीतिक एकीकरण को सुदृढ़ किया जाए, तो अंततः 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से एक्ट लाया गया और फिर से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसमें से कुछ मध्य प्रदेश के प्रदेश महाराष्ट्र को, कुछ राजस्थान को सौंपे गए। इसके पश्चात भी लगातार मध्य प्रदेश का स्वरूप बदलता रहा, जिलों का निर्माण होता रहा, और अंततः नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश एक नए स्वरूप में सामने आया, छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद। ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद वर्तमान में आप जिले और संभागों को मेंशन करके अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अब आ जाइए किस पर? अहिल्याबाई के जीवन और उनके योगदान पर, कि उनका जीवन किस प्रकार से हमें प्रेरणा का आज भी स्रोत बना हुआ है। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासन, स्थिरता, एकता और साथ में न्यायप्रिय, अनुशासन, उत्तरदायित्व और योग्यता पर बल दिया। उन्होंने योग्य व्यक्तियों को कार्यकुशलता के साथ अपने प्रशासन में नियुक्ति दी और साथ में उन्हें अकाउंटेबिलिटी भी प्रदान की, प्राधिकार भी प्रदान किए, और एक समानता मूलक न्यायप्रिय प्रशासन की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में जहां मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, तो वहीं उन्होंने अनाथालय और बड़े बड़े वृक्ष लगवाकर छायादार रास्तों की स्थापना की, महल बनवाए, कुएं बनवाए, ताकि वह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मानवीय विकासों को भी संभव बना सके। धार्मिक सांस्कृतिक स्थापत्य के क्षेत्र में हम देखते हैं आज जितने भी हमारे देश में मंदिर दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई जी के योगदान के माध्यम से आज हमें नजर आते हैं, कि उन्होंने हमारे देश में मंदिरों का निर्माण कराया, और जो मंदिर हमारे वर्तमान स्वरूप को खत्म हो चुका था, उसका फिर से पुनर्निर्माण भी कराया। इतना ही नहीं, समाज के क्षेत्र में उन्होंने गरीब, विधवा, निर्धन, वंचित को आगे आकर कार्य किया। उन्होंने किसी के साथ भी अस्पृश्यता और बाल विवाह, कुरीति जो उस समय मौजूद थी, सती प्रथा
और विधवाओं की स्थिति ने, इन सबको समाप्त किया। लैंगिक भेद को समाप्त किया, महिला शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने अस्पतालों की स्थापना की, विश्वविद्यालयों की और स्कूलों की स्थापना करके लोगों को समाज में जागरूक किया और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। स्वच्छता पर बल दिया उन्होंने और लोगों को धार्मिक समरसता का भी रास्ता दिखाया। ये सब हम समाज में मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने समाज और धर्म के आधार पर, समाज में समानता के आधार पर स्थापत्य के क्षेत्र में नवीन तकनीक और मजबूत स्थापत्य का निर्माण करते हुए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया, जहां सभी लोग सकुशल रहते थे, जहां सभी लोग एकता के साथ रहते थे, जहां लोगों का जीवन बड़ा खुशहाल था। और आज भी उनकी यही स्थापत्य कला, यही उनका राजनीतिक और सामाजिक कार्य हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे हम सीख लेकर अपने वर्तमान में हो रही त्रुटियों को सुधारते हैं और कोशिश करते हैं कि अहिल्याबाई के जीवन को हम अपने जीवन में संजो के रखें और उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहें। तो हमने 5 वह प्रश्न देख लिए जो आपके 10 नंबर में 200 शब्द में आए हुए थे पेपर फर्स्ट पार्ट ए में। आगे हम इन प्रश्नों के भी जो अथवा हैं उनको आगे की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ये मेरी तीसरी वीडियो है पेपर सॉल्व कराने की, एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा की। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।